गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बोरीवली म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से आपकी मार्गदर्शक शिक्षिका सविता गौड़। कक्षा 9वीं के लिए हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2। ठीक है, सबसे पहले मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो है जनुक, आरएनए और मेंडेल का आनुवंशिकता सिद्धांत। ठीक है, ये बहुत ही छोटा टॉपिक दिया गया है मुझे। इसके पहले ही आपने इस चैप्टर को, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र को अधिक डिटेल में पढ़ा है, उसका एक रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे जनुक, अगर जो टॉपिक है बहुत छोटा सा है, जनुक जो है वो डीएनए से रिलेटेड है। ठीक है, और डीएनए जो है वो आनुवंशिकता से रिलेटेड है। ठीक है, तो पार्ट 16 है आनुवंशिकता और परिवर्तन, उसमें हम पढ़ने वाले हैं जनुक, आरएनए, मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत। लास्ट लेक्चर में आपको इसके बारे में बताया गया रहेगा कि आनुवंशिकता यानी सजीवों के गुणधर्म एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संक्रमित होते हैं, इसी को आनुवंशिकता कहते हैं। और जिस शाखा के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है इसे आनुवंशिकता विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, पुनरुत्पादन की प्रक्रिया, जो सजीवों में पुनरुत्पादन की प्रक्रिया होती है, उसी से जो गुण है माता पिता से बच्चों में जाता है। उसमें कुछ जो प्रजनन, लैंगिक प्रजनन होता है, जैसे मनुष्यों में हम डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, तो जो प्रजनन लैंगिक प्रजनन द्वारा होता है उसमें कुछ सूक्ष्म भेद को छोड़कर लगभग सभी चीजें मिलती जुलती रहती हैं। जैसे मनुष्य का बच्चा है तो मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा ही दिखाई देगा, और वो जो भेद रहते हैं वो कई पीढ़ियों से उनमें संक्रमित होते हुए आए रहते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा होगा गुणसूत्र, कि हमारे बॉडी जो है, हमारा जो शरीर है, उसकी सूक्ष्मतम इकाई है कोशिका। ठीक है, हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। जैसे कोशिकाओं को मिला देंगे तो ऊतक, ऊतक को मिला देंगे तो ऊतक संस्थान, ऊतक संस्थानों को मिला देंगे तो अंग संस्थान, और अंग संस्थान को मिलाएंगे तो शरीर। यानी शरीर का सबसे छोटा इकाई, सबसे छोटा हिस्सा क्या है? कोशिका। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना, एक बुक हमको रेडी करनी है, तो बुक जो है वो कई सारे पैराग्राफ से बनती है। पैराग्राफ किससे बनते हैं? सेंटेंसेस से बनते हैं। सेंटेंसेस शब्द से बनते हैं और शब्द अक्षर से बनते हैं। तो कह सकते हो कि एक किताब की छोटी इकाई क्या है? अक्षर। उसी तरह हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका। अब हर कोशिका के अंदर होता है केंद्रक, केंद्रक के अंदर होता है केंद्रक द्रव्य, उसी के अंदर होता है एक गुणसूत्र। एक गुणसूत्र है, उसके अंदर एक मटेरियल जो है उसको हम बोलते हैं गुणसूत्र। ये आप पढ़ चुके हैं, ये मैं जस्ट रिकैप कर रही हूँ क्योंकि आगे मैं सीधे जनुक से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, अब गुणसूत्र जो है उसके अंदर, मनुष्यों के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं जो पेयरिंग में पाए जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि मनुष्य के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 में से 22 जोड़ी जो है वो लिंग निर्धारण नहीं करती है। ठीक है, उनका काम लिंग निर्धारण का नहीं होता है। 23वीं जोड़ी जो होती है मनुष्यों में वो लिंग निर्धारण करती है। ये सब आप लोग को पढ़ाया गया है। ठीक है, कि डीएनए का काम क्या है, डीएनए किससे बना होता है, डीएनए का मॉडल किसने दिया था। ठीक है, हमको आज पढ़ना है जनुक, लेकिन एक थोड़ा सा। चलिए, तो कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर कॉइल स्ट्रक्चर में क्या है? गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र है? 46 जोड़ियों में होते हैं 23 जोड़ी, 22 समलैंगिक रहते हैं, एक लिंग निर्धारण करता है, तो टोटल 23। ठीक है, गुणसूत्र के अंदर क्या है? डीएनए, और डीएनए के खंड को हम बोलते हैं जनुक। ठीक है, तो लेट्स कम टू आवर टॉपिक जनुक। प्रत्येक गुणसूत्र एक ही डीएनए अणु से बने होते हैं। मैंने कहा ना कि जो हमारा गुणसूत्र है डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स तो डीएनए होता है, गुणसूत्र के अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो डबल हेलिक्स रहता है, यानी घुमावदार सीढ़ी। ये आपको पढ़ाया गया है कि डीएनए जो है वो घुमावदार सीढ़ी के रूप में रहता है। उसी के एक खंड को हम कहते हैं जनुक, जो हमारी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है कि हमारे हेयर का कलर क्या होना चाहिए, बॉडी का कलर क्या होना चाहिए, आंखों का कलर क्या होना चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, प्रपोर्शन कितना होना चाहिए, क्योंकि हमको बहुत सारे गुण अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक गुणसूत्र एक ही डीएनए अणु से बने होते हैं।
इस डीएनए अणु के अणुखंडों को जनुक कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। डीएनए अणु में होने वाली न्यूक्लियोटाइड की विविधतापूर्ण रचना के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के जनुक बनते हैं। यह जनुक एक कतार में रची होती है। व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? ये आपको इसमें पढ़ाया गया है कि डीएनए के अणु में डीएनए का जो अणु है वो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। एंड व्हाट इज द न्यूक्लियोटाइड? इसमें चूंकि डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक अम्ल, दैट ए स्टैंड फॉर एसिड, और नाइट्रोजन के 4 बेस होते हैं। ठीक है, तो डीएनए में कौन से नाइट्रोजन के 4 बेस होते हैं वो आगे मैंने स्लाइड में दिखाया है। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, इनको मिला के एक न्यूक्लियोटाइड की रचना बनती है। तो वही है कि डीएनए अणु में होने वाली न्यूक्लियोटाइड की, वो न्यूक्लियोटाइड कैसे रचा हुआ है। न्यूक्लियोटाइड की विविधतापूर्ण रचना के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के जनुक बनते हैं। यह जनुक एक कतार में रची होती है। आगे की स्लाइड में आपको मैं डीएनए का स्टैंडर्ड दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट, हाँ, लेट मी इसको थोड़ा सा मैं पॉइंट आउट करती हूँ। हाँ, ये देखिए, ये यहाँ पे ये जो डबल स्टैंडर्ड है, ये डीएनए का आपको मॉडल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो डबल स्टैंडर्ड गया है, ये इसके बीच में आप बंद देख रहे होगे। जैसे यहाँ पे पर्पल है कनेक्टेड टू ग्रीन, पर्पल है थाइमिन, ग्रीन है एडेनिन। ठीक है, उसी तरह देन ब्लू और पिंकिश है, ब्लू इज व्हाट ग्वानिन और साइटोसिन। और हर जगह ये कॉम्बिनेशन है, सिर्फ वाइस वर्सा है, मतलब ग्रीन जो है वो पर्पल से ही कनेक्टेड है और ब्लू जो है वो पिंक से ही कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये क्या है आपका कॉम्बिनेशन की नाइट्रोजन बेस कैसे कनेक्टेड है। और ये जो सीढ़ी जो हमने कहा ना घुमावदार सीढ़ी, ये किससे बना हुआ है? फॉस्फेट बैकबोन से, फॉस्फोरिक एसिड, डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ओके, चलो को थोड़ा फुल स्क्रीन में खोलते हैं। ओके, यहाँ पे जनुक, यहाँ पे मैंने डीएनए का एक स्ट्रक्चर दिखाया है। ठीक है, आगे चल। तो प्रत्येक गुणसूत्र, हमने जनुक में क्या पढ़ा कि प्रत्येक गुणसूत्र एक ही डीएनए अणु से बने होते हैं। इस डीएनए अणु के अणुखंडों को जनुक कहते हैं। मैंने कहा ना इसके खंड को, खंड में इसे देखो, जैसे यहाँ पे ये भाग इधर से इधर एक एस, जैसे यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूं तो ये एक एस और इसको लिपटा हुआ ये दूसरा एस, तो दिस खंड इज कॉल्ड जनुक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीएनए अणु में होने वाले न्यूक्लियोटाइड की विविधतापूर्ण रचना के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के जनुक बनते हैं। यह जनुक एक कतार में रचे होते हैं। यहाँ तक हमने खत्म किया। जनुक कोशिकाओं और शरीर की नियंत्रण रचना, ठीक है, यहाँ पे देखो, जनुक कोशिकाओं और शरीर की रचना और कार्य पर नियंत्रण रखते हैं। जनुक का काम क्या होता है? मैंने कहा ना, ये हमारी बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। जब कोशिका का विभाजन स्टार्ट होता है, जब डीएनए हमारे, मैंने कहा ना न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस कहाँ है? कोशिका के अंदर। तो ये क्या है? डीएनए हमारे पूरे जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखता है, सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है कि भैया जो बच्चा है उसमें कौन कौन से गुण जाने चाहिए। तो जनुक कोशिकाओं और शरीर की रचना और कार्य पर नियंत्रण रखता है। उसी प्रकार वे अनुवांशिक लक्षण माता और पिता से उसकी संतान पर संक्रमित करते हैं। इसके 3 कार्य हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखना है आप लोगों को। तो अनुवांशिक लक्षण माता और पिता से उनकी संतान तन संक्रमित करते हैं। जो भी माता पिता के गुण है, मैंने कहा ना, जैसे हम लोग कोई हम थर्ड पर्सन, जैसे माता पिता को देखें, थर्ड पर्सन बोलते हैं, अरे ये तो अपनी मम्मी जैसा दिखती है, ये तो अपने पापा जैसा दिखता है, अरे ये तो अपने भाई जैसा दिखता है, क्योंकि हम उसी हेरिडिटी को कैरी आउट करते हैं। तो अनुवांशिक लक्षणों को संक्रमित करने का काम ये जनुक करते हैं, इसलिए उन्हें अनुवांशिकता के कार्यकारी घटक कहते हैं। ठीक है, तो अनुवांशिकता के कार्यकारी घटक किन्हें कहते हैं? जनुक को। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, डायग्राम्स को ध्यान रखना है। ये आपको डीएनए
लास्ट लेक्चर में पढ़ाया गया था कौन किससे बॉन्डेड है नाइट्रोजनस बेसिस में, ये भी आप लोग को बताया गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। एक मिनट सर, शायद स्टॉप हो गया ये ना। एक मिनट, ओके चलिए, जनुक, आगे बढ़ते हैं हम। जनुकों में प्रथिनों की निर्मिति के विषय में जानकारी संग्रहित होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लो कि जनुक में क्या होता है, प्रथिनों के निर्मिति के विषय में जानकारी संग्रहित होती है। देखो, इन शॉर्ट हमारा जो कोशिका है उसके अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर आपका गुणसूत्र है, गुणसूत्र के अंदर डीएनए है। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, प्रथिन संश्लेषण करना। हर एक कोशिका का, हमारे जैसे जो बॉडी फॉर्म हो रही है, कोशिका का मेन काम क्या है, प्रथिन का संश्लेषण करना। तो प्रथिनों की निर्मिति के विषय में जानकारी कहाँ, कौन सा प्रथिन कब संश्लेषित करना, ये जानकारी कहाँ होती है, जनुक के अंदर। इसको एक सिंपल से एग्जांपल से मैं समझाती हूँ कि हमारे घर में सबसे कीमती सामान, जैसे अगर लॉजिकल छोड़ दें तो हम लोग क्या करते हैं, अपने पैसे गहने सब कहाँ रखते हैं, अपने कबड़ में जो लॉकर रहता है ना, अंदर चोर डाला, वहां रखते हैं। वो लॉकर कहाँ है, आपके कबड़ के अंदर। कबड़ कहाँ है, आपके बेडरूम के अंदर। बेडरूम कहाँ है, घर के अंदर। घर कहाँ है, आपके बिल्डिंग में होगा या सोसाइटी में है, बराबर। तो इस तरह से, तो उसी तरह से मैंने कहा ना, आपका घर यानी कोशिका, कोशिका के अंदर क्या है, केंद्रक, केंद्रक के अंदर क्या है, गुणसूत्र, गुणसूत्र के अंदर क्या है, डीएनए, डीएनए के भाग को क्या कहते हैं, जनुक। और जनुक क्या काम करता है, कौन सा प्रथिन बनाता है, उसकी जानकारी संग्रहित करता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखो, इसी को टुकड़ों टुकड़ों में बांट बांट के किया गया है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि टीचर इसका भी काम वही है, इसका भी काम वही है। तो मैंने इसीलिए वो एग्जाम्पल दिया कि हमारी जो ज्वेलरी वगैरह है वो मेन है कि हम उसको बचाने के लिए घर में ताला मार के रखते हैं, इजंट इट। तो उसी तरह जनुकों में जो प्रथिन संश्लेषण का काम है, उसे स्टोर करने के लिए सब उसको प्रोटेक्टिव लेयर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे अगेन आपको मैंने कहा ना, एक स्ट्रैंडेड लो, ये मैंने कहा ना, एक एस आपका, हाँ ये एक एस, ठीक है, इतना ध्यान में रखो, एक एस जो रहेगा वो आपका क्या है, एक खंड, उसी को हम बोलते हैं जनुक। इसी तरह से उसमें लगभग ये जो लगभग ये पेयरिंग है, लगभग 10 रहती है। ठीक है, तो इसका जो डायमीटर है वो होता है 3.4 नैनोमीटर, अंडरस्टूड। यानी एक के बीच का गैपिंग, यानी इन दोनों के बीच का गैपिंग, मेरा स्पॉटलाइट आपको दिख रहा होगा, लगभग 0.34 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने शो नहीं किया है, लेकिन आपकी किताब में है। ठीक है, तो ये दो के बीच का गैपिंग कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक का ये कितना रहता है डायमीटर, 3.4 नैनोमीटर। हमेशा एडेनाइन थाइमिन से ही कनेक्टेड रहेगा। नाइट्रोजन बेस जो होता है वो पर्टिकुलर पेयरिंग में ही होता है, जैसे एडेनाइन थाइमिन से ए कनेक्टेड टू टी, उसी तरह ग्वाइनिन जो है वो साइटोसिन से कनेक्टेड रहता है। आगे हम आरएनए पढ़ने वाले हैं, वहां पे ये तीन सेम है, सिर्फ ये अलग है, वहां पे थाइमिन नहीं रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो ये मैंने कहा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनुकों में प्रथिनों की निर्मिति के विषय में जानकारी संग्रहित होती है। ठीक है, क्योंकि मैंने न्यूक्लियस का काम ही है प्रथिन का संश्लेषण करना, और प्रथिन से ही हमारा प्रथिन संश्लेषण जो होता है, उसी से माता पिता और बच्चों में समानता पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे हम, आरएनए। ठीक है, आगे का हमारा टॉपिक है आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड भी कहा जाता है। सेम आपके डीएनए जैसा है। डीएनए क्या काम करता है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और आरएनए है राइबो न्यूक्लिक एसिड। फर्क क्या है, कभी कभी आता है कि डीएनए और आरएनए में फर्क किधर है। ठीक है, तो डीऑक्सी, डी यानी डिलीटेड, ठीक है, तो यानी डीऑक्सी, डीएनए में एक ऑक्सीजन कम रहता है और आरएनए में वही एक ऑक्सीजन रहता है ज्यादा। तो डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड डीएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी उसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, so that is RNA.
ठीक है। अब आरएनए भी हमारे न्यूक्लियस में है, केंद्रक में है, ठीक है, क्योंकि आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया गया होगा कि क्या कहते हैं, कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर डीएनए है। तो जो वाटसन और क्रिक ने इसका मॉडल प्रपोज किया था, तो उसके पहले जो फ्रेंच साइंटिस्ट है, उन्होंने जब रिसर्च स्टार्ट की तो उन्होंने देखा कि केंद्रक के अंदर तो डीएनए है ही, ठीक है। स्विस फ्रेडरिक मिशर ने, जब इन्होंने गुणसूत्र प्रमुख रूप से डीएनए से जो बने होते हैं, एक मिनट सॉरी, हाँ, गुणसूत्र प्रमुख रूप से डीएनए से बने होते हैं। तो जब स्विस जैव रासायनिक वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिशर श्वेत रक्त कणिकाओं का, WBC, जैसे हमारे ब्लड में दो मेन होते हैं, WBC और RBC, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, श्वेत लाल रक्त कणिका और श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका हमारे शरीर की फाइटिंग एजेंट है, जो रोगों से लड़ती है। तो जब श्वेत रक्त कणिकाओं का अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने ही इस अम्ल की खोज की थी, ठीक है। तो ये अम्ल पहले तो केंद्रक में मिला, बाद में इसलिए उसका नाम न्यूक्लिक एसिड रखा गया, क्योंकि वो केंद्रक में मिला था, इसलिए उसका नाम केंद्रकाम्ल रखा गया। लेकिन बाद में देखा गया कि भैया न्यूक्लियस के बाहर भी है, तो दैट न्यूक्लियस के बाहर वाला इज नथिंग बट योर राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखो। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद वही है, उन्होंने रिसर्च की, न्यूक्लियोटाइड बना, फिर दोनों रॉबर्ट्स और क्रिक ने इसका मॉडल प्रपोज किया। आगे आते हैं हम आरएनए में। आरएनए का फुल फॉर्म याद रखना है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। मैंने कहा ना डीएनए और आरएनए में फर्क क्या है कि ये इसमें एक ऑक्सीजन कम रहता है, तो दैट इज डीऑक्सीराइबोज, दिस इज राइबोज। और एक चीज, डीएनए डबल स्टैंडर्ड रहता है। डबल स्टैंडर्ड अभी मैंने आपको यहाँ पे ये रहा, ये एसिड डबल में रहता है, सीढ़ी है ना यहाँ पे, दिस वन, सी दिस 1 एंड दिस 2, ठीक है। आरएनए एक ही रहेगा, मीन्स वो ऐसा ही रहेगा, आइदर दिस या तो दिस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। आरएनए कोशिका का दूसरा महत्वपूर्ण न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है। आरएनए जो है पहला डीएनए है, दूसरा आरएनए है। बहुत ही जरूरी न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड है यह अम्ल। इसमें अम्ल इसलिए आया है क्योंकि न्यूक्लियोटाइड जो है वो फास्फोरिक अम्ल से बना हुआ है, ठीक है। यह अम्ल राइबो शर्करा, सेम शर्करा, क्योंकि यहाँ पे आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबो, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आया है वर्ड राइबो, ठीक है, अंडरस्टूड, यस सर, ओके। आगे बढ़ते हैं। यह अम्ल राइबो शर्करा, राइबोज वर्ड कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, सेम डीएनए के जैसा ही है, डीएनए में डीऑक्सीराइबो शर्करा है, इसमें राइबो शर्करा है, ठीक है। देन एन स्टैंड फॉर नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, ठीक है, एन से क्या है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। एसिड, एसिड से आया है फॉस्फोरिक एसिड, यहाँ पे फॉस्फोरेट के अणु आपकी किताब में लिखा था, इसलिए मैंने वो लिखा है, तो सीक्वेंस में नहीं हो पाया है। तो आरएनए किससे बना होता है, राइबो शर्करा, नाइट्रोजन के बेसेस, वो 4 बेसेस, और एसिड यानी फास्फोरिक अम्ल, तो यहाँ पे फास्फेट के अणु, ठीक है, इजी है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। यह अम्ल राइबो शर्करा, फास्फेट के अणु और नाइट्रोजन युक्त पदार्थों के अणु से बना होता है, ठीक है। आगे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ इसमें कौन कौन से हैं, सेम डीएनए के जैसा है, सिर्फ एक अलग है उसमें, ठीक है, वो भी मैंने आगे बता दिया है, लेकिन फिर भी देखते हैं। एडेनिन, पहला नाइट्रोजन युक्त पदार्थ क्या है, एडेनिन। दूसरा यूरासिल, तो आपको ध्यान में रखना है कि एडेनिन उसमें थाइमिन से कनेक्टेड था, यहाँ पे मैंने दोनों को ऑलमोस्ट सेम कलर से दिखाया है, तो एडेनिन यहाँ पे यूरासिल से कनेक्ट होता है, ठीक है। देन ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है। तो ए का जो पेयरिंग है वो यूरासिल से होता है यानी यू, और ग्वानिन का जो पेयरिंग है वो साइटोसिन से होता है, ओके। तो ये 4 नाइट्रोजन युक्त पदार्थ आपको याद रखने हैं कि सिर्फ ये अलग है, यूरासिल, और कोई अलग नहीं है, ओके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो आरएनए के बारे में क्लियर हो गया कि आरएनए कोशिका का दूसरा महत्वपूर्ण न्यूक्लिक अम्ल है, किससे बना होता है, और नाइट्रोजन के 4 अणु वो याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं हम।
कार्य प्रणाली के अनुसार आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए क्या काम करता है उसके अनुसार आरएनए को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। ठीक है, उसके काम के अनुसार ही हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा एक ठीक है, मैं वापस बता देती हूँ कि आरएनए कोशिका का दूसरा महत्वपूर्ण न्यूक्लिक अम्ल, इसके पहले की स्लाइड में हमने पढ़ा। यह अम्ल राइबोज शर्करा, फास्फेट के अणु और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ से बना होता है। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ यानी एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, अब इनके यौगिकों से ही न्यूक्लिक अम्ल की श्रृंखला की एक कड़ी अर्थात न्यूक्लियोटाइड बनता है और ऐसी अनेक कड़ियों के जोड़े से आरएनए का महाअणु बनता है। ठीक है, यानी उसी एक न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन करो दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, तो इस तरह से आरएनए का एक बड़ा अणु बनता है। ठीक है, कार्य के अनुसार उसको 3 में विभाजित किया गया है। पहला है आरआरएनए, उसका फुल फॉर्म है राइबोसोमल आरएनए। देन मैसेंजर आरएनए, शॉर्ट फॉर्म में एमआरएनए। ठीक है, मैंने कहा ना दिस इज वेरी बिग, अगर आप आरआरएनए याद रखते हो तो वो भी चलेगा। तो पहला आरआरएनए, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, थर्ड ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे, जिसमें से पहले मैंने कहा ना कार्य प्रणाली के अनुसार पहले तो आरएनए का काम सीखो। मैंने कहा आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड यानी एक ही है, इसमें डबल सीडी नहीं है, एक ही है। ठीक है, तो आरआरएनए जो है उसका काम होता है, आरएनए मतलब आरएनए का ही मेन काम क्या है कि डीएनए की कॉपी बनाना। अब उसको डीएनए बनना है तो आरआरएनए वो मेन काम करता है। उसके लिए मैसेज लेकर आता है मैसेंजर आरएनए और उस मैसेज को देने का काम कौन करता है? ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, ये चीज अगर आपके ध्यान में रख के हो गई तो आप कभी आंसर लिखने में गलती करोगे ही नहीं। इसको मैं एक दूसरे लिमिटेड एग्जांपल से समझाती हूँ। घर में खाना बनाना है तो मम्मी घर में, तो वो हो गई आरआरएनए। ठीक है, अब क्या बनाना है? मैंने कहा मुझे ये खाना है, मेरे भाई ने कहा मुझे ये खाना है, मुझे आलू भटूरे खाने हैं, किसी ने कहा मुझे दाल चावल खाना है, तो ये हो गया मैसेज, मैसेज मिल गया। अब जिसको जो खाना है उसके लिए सामान भी चाहिए। ठीक है, तो पिताजी गए बाजार से सामान लेके आए, तो दैट इज टीआरएनए। अब सब कुछ आ गया तो मम्मी क्या करेगी? वो खाना बनाएगी। तो सेम थिंग कि राइबोसोमल आरएनए डुप्लीकेट कॉपी बनाने का काम करता है। कौन सी कॉपी बनानी है? ये मैसेज एमआरएनए लेके आता है। ठीक है, और उसको ट्रांसफर करने का काम टीआरएनए करता है। तो ये हो गया है, इसको हम आगे डिटेल में डायग्राम के साथ देखते हैं। ठीक है, पहला है हमारा राइबोसोमल आरएनए, जिसको हम बोलते हैं आरआरएनए। ठीक है, शॉर्ट वाला आर स्टैंड फॉर राइबोसोमल और आरएनए, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे आपकी किताब में आरआरएनए का डायग्राम दिया है। ये न्यूक्लियस के क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर है, केंद्रक के अंदर है। ठीक है, इसका काम है प्रतिन संश्लेषण करना। मैंने कहा ना मम्मी ये खाना, और सब कुछ आ गया, मम्मी खाना बनाने वाली है। यह राइबोस के घटक आरएनए का अणु होता है। ठीक है, मैंने कहा ना आरएनए के ही टाइप को, राइबो न्यूक्लिक एसिड के टाइप को ही आरआरएनए कहते हैं। आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, तो इसका काम क्या है? प्रतिन संश्लेषण सॉरी यह प्रतिन संश्लेषण का कार्य करते हैं। आगे तो यहाँ पे आरआरएनए का काम खत्म, आगे बढ़ते हैं। इसको हेल्प कौन करता है? मेन काम इसका है, इसको हेल्प कौन करता है? मैसेंजर आरएनए यानी मैसेज। मैंने कहा ना घर में खाना बनाना है तो सबका मैसेज चाहिए कि भाई क्या खाओगे क्या खाओगे, तो मैसेंजर मैसेज लेके आना। जैसे पोस्टमैन का काम क्या है? लेटर्स लेके आना। तो एमआरएनए का आपको यहाँ पे डायग्राम दिया है। यहाँ पे देखो एक सिंगल स्टैंडर्ड है, सी दिस इज सिंगल स्टैंडर्ड है ना। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा दूसरे कलर, दिस इज सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है, जैसे ये डबल हेलिक्स नहीं है, ठीक है, ये डबल नहीं है, ये सिंगल है। ठीक है, इसमें ये कोड्स है जो ये मैसेज लेके आ रहा है कि भाई ये वाला प्रतिन संश्लेषित करना है। ये यहाँ का जो डायग्राम है ये आपकी किताब में नहीं दिया है, इसको देखना भी मत वरना कंफ्यूज हो जाओगे टीचर ये क्या है। दिस इज फॉर द हायर लेवल, तो नेट से लिया गया डायग्राम, तो इसको ध्यान में रखो कि ये मैसेंजर आरएनए है जो मैसेज लेके आ रहा है।
ठीक है, ओके। मैसेंजर आरएनए का काम क्या है? कोशिका केंद्रक में स्थित, मैंने कहा ना आर आरएनए, इसके पहले वाला आरएनए आर आरएनए वो कहाँ पे? केंद्रक के अंदर है। तो कोशिका केंद्रक में स्थित जनुकों के अर्थात डीएनए की श्रृंखला पर प्रथिनों के निर्मित संबंधी संदेश, ठीक है, उसे डीएनए को हम जब सिंगल स्टैंडर्ड कर देते ना तो वो आरएनए बन जाता है। डीएनए प्रथिनों के निर्मित संबंधी संदेश प्रथिनों की निर्मित करने वाले राइबोसोम तक लेकर आने वाले दूध अणु को मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ये सारी प्रथिन संश्लेषण की क्रिया कहाँ हो रही है? केंद्रक के अंदर जो राइबोसोम है, कोशिका के अंदर जो राइबोसोम है उसके अंदर ये प्रथिन संश्लेषण की क्रिया हो रही है, इसीलिए उसका नाम ही है आर यानी राइबोसोम। ठीक है, तो कोशिका केंद्रक में स्थित जनुकों के अर्थात डीएनए की श्रृंखला पर प्रथिनों की निर्मित संबंधी संदेश, यानी मैंने कहा ना मैसेज लेके आ रहा है कि भाई ये वाला प्रथिन बनाना है आरआरएनए को, और उनकी प्रथिनों की निर्मित करने वाले राइबोसोम तक ले आने वाले अणु को एमआरएनए कहते हैं। यानी ये मैसेज लेकर आता है कि आपको ये वाला प्रथिन बनाना है। ओके, लास्ट हमारा है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का डायग्राम आपकी किताब में कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ये ट्रांसफर करने का काम कर रहा है, जैसे मैसेज लेके जो आया अब उस मैसेज को ये ट्रांसफर कर रहा है आरआरएनए के पास। ठीक है, तो एमआरएनए से मिलने वाले संदेश के अनुसार अमीनो अम्लों के अणुओं को राइबोसोम तक लाने वाला आरएनए का अणु, ठीक है, ट्रांसफर, इसके नाम में ये ट्रांसफर करना, मैसेज ट्रांसफर करना। आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है, हम लोग क्या करते हैं ऑनलाइन ऑर्डर दे देते हैं, तो मैसेज कंपनी को जाता है, कंपनी अपने सेल्स बॉय या सेल्स गर्ल्स को बोलती है, फिर सेल्स बॉय या सेल्स गर्ल आके हमारे घर पे ट्रांसफर करके दे के जाता है कि भाई ये आपका ऑर्डर है ना। तो हमने ऑर्डर यहाँ से दिया, हमने मैसेज दिया, कंपनी को गया, कंपनी ने वो मैसेज लिया, फिर क्या किया, वो पार्सल मेरा रैप किया और उसको क्या किया, मेरे घर पे डिलीवर किया। दैट इज टीआरएनए का काम। तो एमआरएनए से जो भी संदेश मिलता है अमीनो अम्लों के, टीआरएनए का एक काम और, यहाँ पे देखो एक वर्ड है अमीनो अम्ल, है ना, सी दिस अमीनो अम्ल। अब प्रथिन संश्लेषण के लिए एक बहुत जरूरी घटक की जरूरत होती है, वो है अमीनो अम्ल। ठीक है, तो एमआरएनए क्या क्या कोड लेके आया है, डीएनए से कोड कॉपी करके आया है कि भैया ये वाला कोड मुझे बनाने का है आरएनए पे। तो एमआरएनए से मिलने वाले संदेश के अनुसार अमीनो अम्लों के अणुओं को, मैंने कहा तो टीआरएनए क्या करता है, टीआरएनए यहाँ पे ये जो ऊपर का भाग दिखाया गया है दैट इज वो अमीनो अम्लों को लेके आता है। अब भाजी वाजी नहीं आएगी तो खाना कैसे बनेगा, जैसे हमने तो ऑर्डर दे दिया, वो आना भी तो चाहिए। तो ये किसके राइबोसोम में जो क्रिया होती है वो किसकी हेल्प से होती है, अमीनो अम्ल की। तो अमीनो अम्लों के अणुओं को राइबोसोम तक लाने वाला आरएनए का अणु, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए क्या लेके आता है, अमीनो अम्ल, मैसेंजर आरएनए कोड लेके आता है, ट्रांसफर आरएनए को ट्रांसफर करता है आरएनए के पास और डीएनए का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है, डीएनए की कॉपी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जनुक खत्म, जनुक से कनेक्टेड ही था हमारा आरआरएनए, सॉरी हमारा राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज आरएनए, वो खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अनुवांशिकता ये टॉपिक पूरी तरह से खत्म। अनुवांशिकता के कारण जो ये रोग होते हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमको पढ़ना है कि जो परिवर्तन है, हमारे चैप्टर का नाम ही है अनुवांशिकता और परिवर्तन, तो जो परिवर्तन है उसे मेंडल ने दिया था वो पढ़ेंगे। ठीक है, मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत। ठीक है, अब ये थोड़ा सा हटके टॉपिक है, इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन ही मैं आपको दूंगी क्योंकि इसके आगे का जो टॉपिक है वो मुझे नहीं दिया गया है। इसका इंट्रोडक्शन लेने के बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो भी टीचर्स रहेंगे आपको बताएंगे कि मेंडल ने कैसे ये सिद्ध किया कि सजीवों में अनुवांशिक गुणधर्म ट्रांसफर होते हैं, भले ही वो लक्षण एक पीढ़ी में न दिखाई दे लेकिन वो दूसरी पीढ़ी में, उसके आगे की पीढ़ी में दिखाई होते हैं, इस तरह से वो संक्रमित होता है। ठीक है, माता पिता से संतान को समान मात्रा में जनुकीय पदार्थ हासिल होते हैं। 50% गुण हमको माता से मिलता है, 50% गुण हमको पिता से मिलता है। ठीक है, आगे आप लोग को पढ़ाया जाएगा।
कि जो गुणसूत्र है वो आधे हमको अपने माँ से मिलते हैं और आधे हमको पिता से मिलते हैं। ठीक है, यानी जो मैंने कहा ना 46 23 जोड़ियों में रहते हैं। ठीक है, तो 46 को अगर हम डिवाइड करें तो जो 23 है, 23 हमको माँ से मिलेंगे, 23 हमको पिता से मिलेंगे। तो माता पिता से संतान को समान मात्रा में जनुकीय पदार्थ हासिल होते हैं। इस विचार पर लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांत आधारित, यानी कौन से लक्षण बच्चे में दिखने चाहिए, ये आनुवांशिकता का सिद्धांत बताता है। एक मिनट, हाँ 1 मिनट। हाँ, तो इस विचार पर लक्षणों के आनुवांशिकता का सिद्धांत आधारित है। कौन सा लक्षण, जैसे हम बोलते हैं अरे यार ये तो पापा पे ही गया है, ये तो मम्मी पे ही गई है, ये तो पता नहीं किस पे गया है, तो बोलते हैं थर्ड पर्सन। तो जो आनुवांशिकता का सिद्धांत है कि जो थर्ड पर्सन को दिखाई देता है कि, और वो अपना अंदाजा लगाता है, हाँ ये तो अपने पापा पे गया, हरकत इसके पापा की है। ठीक है, चलो, लक्षणों के आनुवांशिकता में यदि माता पिता का समान सहभाग हो तो संतान में कौन से लक्षण दिखाई देंगे, इसी दिशा में मेंडल ने अपना शोध किया और आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी प्रमुख सिद्धांतों की रचना की। मेंडल ने क्या काम किया, मेंडल सर ने, ग्रेगर जोहान्स मेंडल, इन्होंने जो लक्षण दिखाई दिए संतान में, जो लक्षण दिखाई दे, कहा ना लक्षणों के आनुवांशिकता में यदि माता पिता का समान सहभाग है, यानी अगर संतान को 50% गुण माँ से मिल रहा है, 50% गुण पिता से मिल रहा है, तो हम ऐसे क्यों बोलते, ऐसे क्यों नहीं कहते कि भैया ये अपने मम्मी पापा दोनों जैसा है। आपने सुना होगा अपने आजू बाजू वाले, सर ये तो अपने मम्मी पे ही गया है, ये अपने पापा पे ही गई है, ऐसे। तो संतान में कौन से लक्षण दिखाई देंगे, इस दिशा में मेंडल ने अपना शोध कार्य किया, उन्होंने इसका पता लगाया और आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी प्रमुख सिद्धांतों की रचना की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपको सर ग्रेगर जॉन्स मेंडल का चित्र दिया गया है। अब इन्होंने इसे सिद्ध करने के लिए मटर के पौधे का प्रयोग किया। ठीक है, मेंडल के सभी प्रयोग मटर के पौधे में दिखाई देने वाले दृश्य लक्षणों पर आधारित थे। आप मार्केट में जाते होगे या आपके घर में भी जब आते होगे तो आपने देखा होगा कभी कभी कोई मटर का दाना फूला हुआ रहता है, कोई कोई एकदम चप्पड़ पट्टी जैसा रहता है। अक्सर जब हम महिलाएं मार्केट में जाती हैं तो हम वो चप्पड़ वाला नहीं लेते, बोलते यार इसमें तो दाना ही नहीं है, ये क्या है ना। तो आपको वो डिफरेंस पता है। तो जो मटर के पौधों में डिफरेंस दिखाई देते थे, तो दृश्य लक्षणों पर जो लक्षण दिखाई देते थे उन पर इन्होंने प्रयोग किया और अपना जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया। यहाँ पे कुछ को मैंने नॉमिनेट किया है, आपके पेज नंबर 184 पे भी कई सारे प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेड एंड लास्ट में है रेसिस्टिव ट्रेड। ठीक है, रेसिस्टिव यानी अप्रभावी, मुझे इंग्लिश में मिला डायग्राम तो मैंने इंग्लिश में दिया है, बट मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ। यहाँ पे मटर के जो पौधे हैं, पहला है आपका फ्लावर कलर। फ्लावर कलर यानी फूल का रंग, पर्पल और व्हाइट। पर्पल कलर का जो फ्लावर है वो डोमिनेंट कैरेक्टर दिखानी, प्रभावी लक्षण। ठीक है, इसको इस तरह से समझो, जैसे बेंच पे एक दुबला पतला बच्चा बैठा हुआ है, उसी बेंच पे एक खट्टा खट्टा बच्चा बैठा है, वो पढ़ने में भी स्मार्ट है, स्पोर्ट्स में भी आगे है। ठीक है, और वो जो दुबला पतला बच्चा है वो इतना स्मार्ट नहीं है, वो एवरेज है। तो लोग किसको नोटिस करेंगे, वो जो हट्टा कट्टा बच्चा है जो स्पोर्ट्स में आगे, हर काम में आगे, हर फंक्शन में भाग लेता है, पढ़ाई में भी आगे है। तो उस एक बेंच पे दो बच्चे जो बैठे हैं उसमें वो बच्चा निखर के आता है। ठीक है, या दोनों भाई समझो हैं, लेकिन हम किसको याद रखते हैं, जो अच्छा है, अंडरस्टूड, जो सब में आगे है, तो उसी को बोलते हैं प्रभावी लक्षण। उसी तरह हाइट का दिया है कि टॉल हाइट, शॉर्ट हाइट। तो अगर टॉल हाइट और शॉर्ट हाइट है तो मोस्टली लंबा वाला पौधा जो है वो प्रभावी लक्षण रहता है, वो निखर के आता है। ये आपको जब मेंडल की एक सकर संतान और द्विसकर संतान समझाया जाएगा तो उसमें आपको क्रॉस करके दिखाया जाएगा। ठीक है, कि कैसे ये पौधा लंबा ही होगा, ये पौधा छोटा ही होगा, वो आपको उसमें मैडम जो भी नेक्स्ट लेक्चर चलेगा वो आपको बताएगा। यहाँ आपको ये सिर्फ ध्यान में रखना है कि प्रभावी लक्षण क्या है और अप्रभावी लक्षण क्या है। उसी तरह सीड शेप, राउंड और रिंकल, हम अक्सर देखते हैं कि मटर का जो दाना रहता है वो राउंड रहता है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ना एकदम चिपके
क्या बोलते चिचके हुए रहते हैं, चप्पड़ जैसे रहते हैं, व्रिंकल। पॉड कलर, पॉड का कलर कैसा रहता है, वो जो मटर के दाने जिस छिलके के अंदर बंद रहते हैं, दैट वो ग्रीन कलर का रहता है। येलो कलर का तो हम लोग ने कम ही देखा है। पॉड शेप, शेप जो होता है वो बहुत स्मूथ होता है। अक्सर जो हमारी मम्मियां लाती हैं घर में, वो स्मूथ शेप का लाती हैं, ठीक है, वो ऐसा व्रिंकल वाला नहीं लाती हैं। ये अक्सर ऐसा जल्दी नहीं मिलता, बहुत स्मूथ वाला मिलता है। बोलते हैं ना छिम्मी लाई है तो एकदम स्मूथ, अच्छे भरे भरे दाने वाले, राउंड राउंड दाने वाले लाती हैं, ठीक है। फ्लावर पोजीशन, इसका जो पौधे इस पौधे में जो फूल आता है वो एक्सियल यानी एक्सिस से निकला हुआ रहता है या टर्मिनल से निकला। एक्सिस यानी एकदम यहाँ पे, ये जो इसका बेस है उसके इधर, और टर्मिनल यानी ये जो बेस है उससे एक जो शाखा गई है वहां पे रहता है, ठीक है। तो इन सब में अगर इन दोनों में है तो प्रभावी लक्षण कौन सा होगा उसका देखते हैं हम। जैसे मैंने कहा ना, पर्पल और व्हाइट में प्रभावी लक्षण क्या है, पर्पल, तो पर्पल निखर के आएगा, ठीक है। देन उसी तरह प्लांट हाइट जो है, तो पर्पल का जो सॉरी मटर का जो पौधा है वो हाइट में थोड़ा शॉर्ट वाले से ज्यादा रहेगा। सीड का कलर प्रभावी है येलो, और रेसेसिव है हमारा ग्रीन। राउंड शेप प्रभावी है, व्रिंकल कम है, ठीक है। तो यहाँ पे मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत खत्म होता है। एक शॉर्ट इसके अलावा मैं आपको मनुष्यों में, उसका स्लाइड मैंने नहीं बनाया है क्योंकि मुझे जरूरत नहीं लगी, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मनुष्यों में जो प्रभावपूर्ण और अप्रभावपूर्ण विशेषताएं हैं, जैसे मुड़ने वाली जीभ, हम सबकी जीभ को टर्न करेंगे तो थोड़ी मुड़ती है, और ना मुड़ने वाली जीभ वो बहुत कम होती है। जिसकी जीभ थोड़ी छोटी होती है ना, वो मुड़ती नहीं है। आप सब लोग अपने मुंह के बाहर जीभ निकालो तो इट गेट ट्विस्टेड, थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ करोगे तो मुड़ती है। किसी किसी की जीभ छोटी होती है, मुड़ती नहीं है, वो अप्रभावी लक्षण है कि ऐसा कम होता है। हाथों पर बालों का होना प्रभावी लक्षण है, हाथों पर बालों का न होना अप्रभावी है। काले घुंघराले बाल प्रभावी लक्षण है, भूरे सीधे बाल अप्रभावी लक्षण है। कान की खुली लरली और कान से चिपकी लरली, ये अप्रभावी लक्षण है। ये आपको आनुवांशिकता में आगे जब हम एक सकर और द्विसकर कराएंगे तब आपको समझेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत खत्म। आज हमने जो भी किया उसका मैं एक रिकैप कर देती हूँ। हमने पढ़ा जनुक, जनुक मैंने कहा ना डीएनए के भाग को जनुक कहते हैं, जिसमें सारी जेनेटिक मटेरियल, जिसमें सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, हमारी आनुवंशिकता से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है। जनुक के बाद हमने पढ़ा आरएनए, आरएनए डीएनए का डुप्लीकेट कॉपी बनाने वाला। टाइप्स ऑफ आरएनए यानी आरएनए के प्रकार, आरएनए के प्रकार पढ़ने के बाद परिवर्तन यानी मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत हमने पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आज का मुझे दिया गया टॉपिक समाप्त होता है। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। मेरी आवाज आ रही है सर? जी हाँ मिस, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो मेरा हो गया है। अगर कुछ पूछना है किसी बच्चे को तो पूछ सकता है। किसी को अगर कोई डाउट हो तो प्लीज मिस से क्लियर करवा लो। बच्चों अपना रेज हैंड करिए। मिस किसी के रेज हैंड नहीं है, आप अपना लास्ट स्टेटमेंट दे दीजिए और क्लास एंड कर दीजिए मिस। ओके ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। फिर भी एक बार मैं रिकैप कर देती हूँ। जनुक मैंने कहा ना, डीएनए जिसको समझा होगा उसके लिए जनुक कुछ भी नहीं है। तो जनुक हमने पढ़ा, जनुक से रिलेटेड ही था हमारा आरएनए, वो पढ़ा। फिर हमने एक नया टॉपिक पढ़ा, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत। इसको कार्यरत कैसे किया गया वो नेक्स्ट लेक्चर में है आपको, तो वहां पे आपको पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसे किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मैंने अच्छा ही दिया है लेक्चर, कि किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके, थैंक यू मिस।